Hello guys, good morning. Welcome back on Forma Educational Hub. In the previous lecture, we finished the theory of Dulong and Pettit for the specific heat. और अभी हम लोग आइंस्टाइन का थ्योरी चालू करेंगे। आइंस्टाइन का जो सिद्धांत जो कि विशिष्ट ऊष्मा के लिए दिया जाता है वो पढ़ने वाले हैं हम लोग, है ना। क्योंकि जो ड्यूलोंग और पेटिट ने जो थ्योरी दिया था, जिसको क्लासिकल थ्योरी भी बोलते थे, चिरसमत, वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा था, उसकी कुछ कमियां थी, तो उसको दूर करते हुए आइंस्टाइन ने कुछ अपना थ्योरी दिया। वैसे ये थ्योरी भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन जो दिया है उसके बारे में बात करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आइंस्टाइन थ्योरी इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। तो आइंस्टाइन का सिद्धांत विशिष्ट ऊष्मा के लिए, आइंस्टाइन का सिद्धांत विशिष्ट ऊष्मा के लिए आइंस्टाइन सिद्धांत, ठीक है। आइंस्टाइन थ्योरी फॉर स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट के लिए आइंस्टाइन थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, कोई भी अपनी थ्योरी बनाता है तो पहले कुछ बातें तो बताता है कि देखो ये मैंने ये माना है, ये माना है, ये माना है और ये माना है। मतलब कुछ बातें जो उन्होंने अजम्पशंस लिए हैं, जो उन्होंने अभिधारणाएं मानी है कि मैं ये पॉइंट मान के चल रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं पूरा डेरिवेशन करूँगा। ये तो कुछ मानते ही मानते हैं ना, अरे होता ही है ना। तो वो मैं बता देता हूँ कि इन्होंने क्या माना। तो यहाँ के इनके कुछ पॉइंट्स लिखो पहले तो, कि इन्होंने लिखो, एक लाइन लिखो। आइंस्टीन सिद्धांत की अभिधारणाएं निम्न प्रकार है। 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 द assumptions of Einstein theory are followings. The assumptions of Einstein theory are followings. कुछ बातें बताई इन्होंने, पहले कुछ बातें मानी, कुछ बातें assumptions लिए। वो assumptions क्या है? पहला पॉइंट नंबर 1, इन्होंने एक बात तो ये बोली कि जो दोलित्र होते हैं, दोलित्र मतलब हर एक पार्टिकल होता है, सॉलिड मटेरियल है, तो एनर्जी कैसे प्रोपोगेट करती है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है, तो हर एक जो एटम है वो दोलन गति करता है, तो वो दोलित्र होगा, वो ऑसिलेटर है, ऑसिलेशन करेगा। तो और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, सबकी फ्रीक्वेंसी कैसी होती है? सेम होती है। सारे ऑसिलेटर्स की फ्रीक्वेंसी सेम। एक बात तो ये है ना, ठीक है, सबकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सेम। अब फ्रीक्वेंसी से एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए क्वांटम थ्योरी मानी इन्होंने, कि क्वांटम सिद्धांत जो है वो फॉलो करते हुए कैलकुलेशन किया। तो क्वांटम ऑसिलेटर माना इन्होंने। क्या माना? क्वांटम ऑसिलेटर, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स लिखो पहले। पहला पॉइंट, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार ठोस पदार्थ के सभी परमाणु, ठोस पदार्थ के सभी परमाणु क्वांटम दोलित्र की भांति व्यवहार करते हैं। क्वांटम दोलित्र की भांति व्यवहार करते हैं। क्वांटम दोलित्र की भांति व्यवहार करते हैं। According to this theory, all the atoms of solid material, all the atoms of solid material, all the atoms of solid material behave like quantum oscillator. All the atoms of solid material behave like quantum oscillator. All the atoms of solid material behave like quantum oscillator. Second point, क्वांटम दोलित्र की तरह बिहेव करेंगे, ये समझ आया। सेकेंड पॉइंट, सबकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है, सबकी आवृत्ति क्या होती है? समान होती है। तो लिखो, सभी दोलित्रों की आवृत्ति एक समान होती है। सभी दोलित्रों की आवृत्ति एक समान होती है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द एटम्स, द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल द एटम्स आर सेम।
the frequencies of all the atoms, the frequencies of all the atoms are same, the frequencies of all the atoms are same। दो बात समझ आई, ठीक है ना। चलो अगली बात पे बात करते हैं। हमारे को पता है क्वांटम दोलित्र माना, तो क्वांटम दोलित्र की जो ऊर्जा होती है वो होगी यदि सभी नहीं ये काट दो कुछ नहीं, ऐसे सोचो कि सुना ही नहीं आपने। हाँ तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि न्यू आवृत्ति से दोलन करते दोलित्रों की, न्यू आवृत्ति से दोलन करते दोलित्रों की ऊर्जा क्वांटम यांत्रिकी से En इक्वल्स टू n+1/2 h न्यू होती है। ये लिख लो, न्यू आवृत्ति से दोलन गति करते हुए दोलित्रों की ऊर्जा ये होती है। The energy of quantum oscillator is this one. The energy of quantum oscillator is this one। ठीक है, आगे चलते हैं। आइंस्टाइन ने जो मैथमेटिक्स अप्लाई की, वो मैथमेटिक्स अलग अलग लोगों ने दी है, जैसे मैक्सवेल ने दी है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान ने दी है, डिराक ने दी है, डिराक डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी पढ़ते हो आप, और एक फर्मी ने भी दी है। तो इन्होंने जो मानी है ना, इन्होंने कैलकुलेशन में जो काम में लिए, मतलब 3 टाइप की मैथमेटिक्स होती है, 3 टाइप की कैलकुलेशन होती है, एक तरीके से आप ये समझो 3 तरीके से कैलकुलेशन की लोगों ने। और वो 3 तरीके से, एक तो डिराक डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, फर्मी डिराक वाला, एक ये मैक्सवेल वाला, एक और है बॉस आइंस्टाइन वाला। तो ये जो है इन्होंने जो यूज की वो है मैक्सवेल बोल्ट्जमान। तो लिखो यहां पे, इसके अनुसार ऊर्जा का वितरण मैक्सवेल बोल्ट्जमान सिद्धांत के अनुसार होता है। मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण फलन के अनुसार होता है। मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण फलन के अनुसार होता है। मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण फलन के अनुसार होता है। According to this theory, the energy distribution in solids is according to Maxwell-Boltzmann distribution function. और Maxwell-Boltzmann distribution function जो है वो ऐसा है, Fe is equal to e⁻ En upon kT। K क्या है? बोल्ट्जमान जो कांस्टेंट होता है, K भी बोलते हैं इसको, K भी बोलते थे। इसका वैल्यू होता है 1.23 × 10⁻23, यही होता है। हाँ होता होगा ये। हाँ तो ये है, ठीक है। Fe का वैल्यू e⁻ En upon kT होता है। ये इस फंक्शन को भी फॉलो करते हैं, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट और लिख लो, फिर हम लोग डेरिवेशन का कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट पॉइंट और लिख लो, यदि ठोस पदार्थ में n कण है, यदि ठोस पदार्थ में n कण हो तो उसकी कुल कंपन विधाओं की संख्या, 3n होती है। तो उसकी कुल कंपन विधाओं की संख्या 3n होती है।
if there are n atoms, if there are n particles, लिख लो atoms, if there are n particles in the solid, 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 then total number of modes of vibration, then total number of mode of vibrations, then the total number of mode of vibrations are the total number of mode of vibrations are 3n. The total number of mode of vibrations are 3n. ये है भैया, ठीक है। ये सारे अजम्पशंस इन लोगों ने ये माने हैं, ठीक है। अब देखो, इन्होंने जो जो चीज़ें बताई इनके बारे में मैं थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ। इन्होंने एक तो ये बोला कि सारे जो एटम्स है, सारे जो पार्टिकल्स है, वो सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेंगे, सारे सेम एक ही आवृत्ति से दोलन गति करेंगे। चलो एक बात समझ में आई, ठीक है। दूसरा, ये जो ऑसिलेटर है ये क्वांटम मैकेनिक्स को फॉलो करेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स को फॉलो करेंगे, तो इनकी एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। चलो दूसरी बात। तीसरी, इनका जो कैलकुलेशन है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है, एनर्जी कहां पे कितनी कैसे क्या होगी, वो बोल्ट्जमान थ्योरी के हिसाब से होगा, मैक्सवेल बोल्ट्जमान। और मैक्सवेल बोल्ट्जमान एक फंक्शन को फॉलो करता है, ये फंक्शन दिया है मैक्सवेल बोल्ट्जमान, एक सूत्र दिया है, ये फॉर्मूला है, तो इसके हिसाब से इसको भी फॉलो करते हैं, ठीक है। तीसरा, अगर किसी में n पार्टिकल होते हैं किसी सिस्टम में, तो उस वहां पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3n होते हैं। अगर वो फ्री पार्टिकल्स है तो 3n का मतलब 3n, सिंपल। तो जैसे एक पार्टिकल है फ्री है, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3, मतलब ये x डायरेक्शन में गति कर सकता है, y में भी कर सकता है, z में भी, तो 3 तरीके से गति कर सकता है, 3 तरीके से मोशन है, 3 तरीके से एनर्जी रख सकता है, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। ऐसे n पार्टिकल है तो 3n हो जाता है। मतलब इन्होंने ऐसे माना कि पार्टिकल जो है फ्री है, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। आई बात समझ में? क्लियर? ये बात इन्होंने मानी। अब इसके बेस पे इन्होंने पूरा डेरिवेशन किया, ठीक है। एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ, फिर हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। टाइम बहुत है अपने पास में, तो चलो डेरिवेशन चालू करते हैं। चलो भैया डेरिवेशन की बात करते हैं। अब देखो, दो चीजें हैं अपने पास में, एक तो एनर्जी है, एक एफ ई है, एफ। अब समझना, एक स्टैटिस्टिकल जो होता है ना, सांख्यिकी, उसके अंदर इस फंक्शन की फॉर्म में एवरेज एनर्जी का जो फॉर्मूला दिया जाता है, ये तो किसी भी ऊर्जा स्तर है, जैसे n का मतलब ऊर्जा स्तर है, n 0 से स्टार्ट होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, इस तरीके से क्वांटम अगर आप पढ़ते हो या किसी ने पढ़ी है मेरे से या कहीं से भी, तो वहां पर आपने पढ़ा होगा क्वांटम ऑसिलेटर के लिए जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो ऐसे होता है, n लेवल्स को बताता है कि n = 0 पे, n = 1, n = 2, मतलब ये लेवल्स को बताता है, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, सेकंड थर्ड, इस तरीके से होता है। आई बात समझ? तो अब देखो, अगर औसत ऊर्जा की बात करूं मैं कि हर एक पार्टिकल के पास में एवरेज एनर्जी क्या है, तो उसका फॉर्मूला इस तरीके से होता है, औसत ऊर्जा, औसत ऊर्जा, एवरेज एनर्जी। एवरेज एनर्जी को लिखते हैं E बार, ये हो जाता है समिशन ऑफ F E इंटू EN अपॉन समिशन ऑफ F E। n का वैल्यू 0 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाता है, ये होता है, ठीक है। ये मैक्सवेल बोल्ट्जमान थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं। तो जब भी इस टाइप का कोई फंक्शन होता है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ये कोई भी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है तो वो फंक्शन आ जाता है, और एवरेज एनर्जी इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, एवरेज एनर्जी का, ये सॉरी nth लेवल पे एनर्जी इंटू एफ ई, और ये एफ ई का ये समेशन हो जाएगा। ये इस तरीके से फॉलो करते हैं। ये डिस्क्रीट लेके चल रहे हैं हम लोग,
एक लाइन एक वैसे एक एजम्पशन इसमें और लिखवाना चाहिए था, मैं भूल गया है। इसमें ऐसा होता है कि एक तो होता है कॉन्टिन्यूस मानते हैं हम लोग चीज़ों को, सतत होता है तो हम लोग उसका इंटीग्रेशन करते हैं। लेकिन अगर हम लोग डिस्क्रीट मानते हैं, मतलब ये एनर्जी पहला एनर्जी लेवल हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, तो हम लोग कुछ फिक्स मान रहे हैं ना, ऐसे तो नहीं मान रहे ना पहला हो सकता है फिर डेढ़ भी हो सकता है, 1.7 भी हो सकता है, 1.9 भी हो सकता है, ऐसा नहीं ले रहे ना। फर्स्ट सेकंड पूर्णांक इंटीजर ले रहे हैं तो मतलब कुछ फिक्स वैल्यूज ले रहे हैं, तो फिक्स वैल्यू रहे तो कंटिन्यू नहीं है, बीच बीच के तो हट गए ना, 1 से 2 के बीच में कुछ नहीं है, तो विविक्त वैल्यू बोलते हैं इनको, डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट होता है ये, डिस्क्रीट में समेशन लगाते हैं, कंटिन्यूअस में इंटीग्रेशन होता है। इतनी बेसिक बात है, बचपन में पढ़ी होगी कभी, चलो कोई बात नहीं। एवरेज एनर्जी का ये फॉर्मूला। अब देखो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। एफ ई का वैल्यू भी है अपने पास में और ई एन का भी, दोनों का वैल्यू है। तो एफ ई व ई एन का मान रखने पर, एफ ई व ई एन का मान रखने पर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एफ ई एंड ई एन, दोनों के अगर वैल्यू पुट करूं मैं तो देखो क्या आता है, ई बार समेशन ऑफ एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी एफ ई का वैल्यू है एक्सपोनेंशियल माइनस ई एन अपॉन के टी इंटू ई एन का वैल्यू है, ई एन का वैल्यू अभी बाद में रख दूंगा, समेशन ऑफ ई टू पावर माइनस ई एन अपॉन के टी एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये है। अब देखो मैं ई एन का वैल्यू पुट करूं, ई एन का एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ई एन का वैल्यू ई टू पावर ई एन का वैल्यू पुट करूं तो ई एन का है एन प्लस 1/2 एच न्यू, ऐसा है। इधर भी ई एन का वैल्यू पुट करूं तो एन प्लस 1/2 एच न्यू। ठीक है, आगे चलते हैं। अपॉन समेशन ऑफ एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एन प्लस 1/2 एच न्यू। ठीक है, ये मेरा मुझे, अरे ठीक है ना। हाँ, एक और चीज़ जो यहाँ पर ई एन का तो रख दिया, लेकिन नीचे के टी भी है ना, तो यहाँ पे के टी भी है। ठीक है, के टी। इसको थोड़ा सिंपल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एच न्यू अपॉन के टी को एक्स मान लेते हैं। क्या मान लें, एक्स मान लेते हैं एच न्यू अपॉन के टी को। तो लेट माना एच न्यू अपॉन के टी, इसको मान लेते हैं एक्स। ठीक है, यहाँ से इसके हिसाब से मेरे पास में एच न्यू का वैल्यू एक्स के टी भी हो जाता है, अगर कहीं पे जरूरत पड़े तो मैं ऐसा भी रख सकता हूँ। तो देखो ई बार जो आएगा वो आएगा आपके पास में समेशन ऑफ एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ई टू पावर, ये तो हो गया एक्स माइनस एन प्लस 1/2 एक्स, ये जो है n प्लस 1/2, n प्लस 1/2 का n प्लस 1/2 आ गया, n प्लस 1/2 आ गया, और h न्यू का वैल्यू रख दो x के टी, ये हो जाएगा x के टी। ठीक है, ये आ जाएगा x के टी। चमका क्या, चलो ठीक है, कांस्टेंट है ये तो। अब देखो आगे, अपॉन समेशन ऑफ एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ये है एक्सपोनेंशियल माइनस एन प्लस 1/2 और x आ गया एच न्यू बाई के टी। अब देखो समेशन है n में, जो समेशन का मतलब है योग करना है, n का वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे रखना है, तो n का वैल्यू पुट करना है। तो n के अलावा जो बाकी के टर्म्स हैं मैं उनको बाहर ले सकता हूं, जहां पे अगर आ सकते हैं। तो देखो ये x के टी है, इन पे कोई समेशन नहीं होगा, तो x के टी को ले लो बाहर, इसमें x के टी बाहर आ जाएगा। तो इसमें आ गया x के टी समेशन से बाहर आ गया, समेशन के अंदर बचा ई टू पावर माइनस एन प्लस 1/2 एक्स एन प्लस 1/2, ये बचा। ठीक है, आगे देखो समेशन एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी
ई टू पावर माइनस एन प्लस 1/2 एक्स, ये बचा। अब मैं इसके वैल्यूज पुट कर देता हूँ, एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी 2-4 वैल्यू पुट करता हूँ। देखो मेरे को कुछ मिलेगा। हाँ ऐसा है, इसमें हम लोग ऐसे लिखते हैं एक्स के टी, इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। एन का वैल्यू 0, फिर 1, फिर 2, तो 0 पुट करो। एन का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आएगा ये माइनस 1/2 एक्स, माइनस x/2 बच गया एक तरीके से, ठीक है, माइनस x/2, और यहाँ से 0 पुट करेंगे तो 1/2 बचेगा, तो मल्टीप्लाई 1/2, तो 1/2 आ गया। सेकंड, n इक्वल्स टू 1 रखो, n इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो प्लस ई टू पावर, n इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, तो माइनस 3/2 एक्स, और मल्टीप्लाई में भी 1 रखेंगे तो 3/2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/2 प्लस, फिर नेक्स्ट, फिर रखूंगा 2 रखूंगा तो ये 5/2 हो जाएगा, 2.5 बच जाएगा, तो माइनस 5/2 एक्स, और यहाँ से भी 5/2 आ जाएगा, 5/2, फिर यहाँ से इस तरीके से चलता जाएगा 1 3 5 7 9 ऐसे चलता जाएगा, ई टू पावर माइनस 7/2 एक्स, ये ऐसे चलता जाएगा इन्फिनिटी तक, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे इसमें। दूसरा नीचे वाला देखो क्या है, अपॉन में आया, एन इक्वल्स टू 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो आएगा ई टू पावर माइनस x/2, फिर ई टू पावर 1 रखेंगे तो माइनस 3/2 आएगा, माइनस 3/2 एक्स आ जाएगा, फिर एन इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1/2, मतलब 2.5 बच गए, तो 5/2 हो जाएगा, माइनस 5 ई टू पावर माइनस 5/2 एक्स, इस तरीके से चलता जाएगा, माइनस 7/2 एक्स, ई टू पावर माइनस 9/2 एक्स, इस वे में ये चलता जाएगा वही इन्फिनिटी तक। समझ में आया? अब देखना मैं क्या कह रहा हूं, व्हाट आई एम सेइंग दैट, मैं इसको, ये जो भी लिखा हुआ है इसको मैं इस तरीके से लिखना चाहता हूं। किस तरीके से लिखना चाहता हूं? देखो मैं इसको लिखना चाहता हूं एक्स के टी, इसको क्या करना है, सिंपल करके थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म बनाते हैं हम लोग, इसका छोटा रूप बनाते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, ln ई टू पावर माइनस x/2 प्लस ई टू पावर माइनस 3/2 एक्स प्लस ई टू पावर माइनस 5/2 एक्स प्लस ई टू पावर माइनस 7/2 एक्स और d/dx। क्या किया है मैंने, समझना। इसको वापस से ओपन करने पर अगर ये टर्म मिल जाता है तब तो मैंने ठीक किया, अगर ये टर्म वापस से नहीं मिल रहा है इसका मतलब मैंने जो किया वो ठीक नहीं है। इतना बात तो समझ आता है सबको। तो देखो मैंने क्या किया, इसको log के फॉर्म में लिख दिया, ln में लिख दिया, दूसरा डिफरेंशिएशन भी कर दिया। इसको वापस से ओपन करके देखता हूं ये मिलता है क्या। देखो इसको वापस से ओपन करेंगे तो डिफरेंशिएशन होगा, किसका डिफरेंशिएशन, किसका अवकलन होगा, इसका। तो ये log में, तो इसका log का डिफरेंशिएशन होगा तो पहले तो आएगा 1/this1 आएगा, क्या आएगा 1/ ये पूरा आ जाएगा ई टू पावर माइनस x/2 ई टू पावर माइनस 3/2 एक्स प्लस ई टू पावर माइनस 5/2 एक्स प्लस ई टू पावर माइनस 7/2 एक्स। इसको ओपन करो, डिफरेंशिएशन होगा, पहले log का डिफरेंशिएशन होगा, ये आ जाएगा, ये log का हो गया, फिर अंदर वाले का होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा ई टू पावर माइनस x/2 का, ई टू पावर माइनस x/2 का होगा ई टू पावर माइनस x/2, और फिर इस ये एक्सपोनेंशियल का होगा माइनस x/2 का होगा तो माइनस 1/2, फिर इसका होगा तो ई टू पावर माइनस 3/2 एक्स और फिर माइनस 3/2 आ जाएगा, माइनस 3/2, फिर इसका करेंगे तो इसका आ जाएगा माइनस 5/2 ई टू पावर माइनस 5/2 एक्स, फिर इस तरीके से माइनस 7/2 ई टू पावर माइनस 7/2 एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करने पे ये आया, सबका माइनस आ रहा है, ये माइनस आ रहा है। मैं काम करता हूँ माइनस को कॉमन ले लूँ, तो माइनस कॉमन ले लो, सब प्लस की हो जाएगी, माइनस कॉमन ले लेंगे, ये लो, और बाहर जो है, बाहर माइनस कॉमन भी ले लेता हूँ मैं, और ये एक्स के टी आ रहा है, ये सर। इसका मतलब है कि इसको ओपन करने पर, इस लाइन को ओपन करने पर ये मिल जाता है,
इस लाइन को ओपन करने पे ये मिल रहा है, मतलब ये पहले वाला टर्म ही मिल रहा है। देखो पहले वाला टर्म ही मिल रहा है, ये सेम एच टी जैसे मिल रहा है, एक्स के टी, बस एक नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा मिल रहा है। इसका मतलब नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो इसमें नेगेटिव लगा देता हूँ, तो जो नेगेटिव मिलेगा वो नेगेटिव वापस पॉजिटिव हो जाएगा। अभी जो मैंने बताया ध्यान से सुनो, फिर से बताया, ये टर्म है, मुझे इसको छोटा करना है, तो इसको कॉम्पैक्ट साइज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, log ln वाली में लिख दिया ऐसे। अब ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, ऐसे इसलिए लिख सकता हूं क्योंकि इसको वापस से ओपन करता हूं तो ये मिल जाएगा मुझे, वापस से ओपन करता हूं तो यही मिल रहा है, क्योंकि देखो इसका log, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा, नीचे आ जाएगा, फिर इसका एक एक टर्म का करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस को बाहर ले लेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो इसलिए मुझे ये माइनस के साथ में लिखना पड़ेगा, ये यहाँ पे माइनस आएगा। आई बात समझ? इसको एक बार ओपन करके देख लेना, वापस ही मिल जाएगा, नहीं मिले तो गलत है, इस पर ही मिलेगा अपने को, ठीक है, ये मिल जाएगा अपने को, ये आगे चलिए। आगे अगर बात करें तो इसमें हम लोग एक काम करते हैं, माइनस एक्स के टी तो आ ही गया अपने पास में। अब मैं काम करता हूं, इसमें e टू पावर माइनस एक्स बाई टू कॉमन ले रहा हूं, ठीक है, तो d बाई डी एक्स तो है ही अपने पास में, ln के अंदर मैं कॉमन ले रहा हूँ e टू पावर माइनस एक्स बाई टू, ये कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पे कॉमन लिया तो ये बचा 1, इसमें डिवाइड करूँगा तो माइनस एक्स बाई टू का मतलब है आधा एक्स, है ना, आधा एक्स, यहाँ पे 1.5 एक्स, तो जब ये डिवाइड होगा तो यहाँ से बचेगा 1 एक्स बच जाएगा 1.5 में से, यहाँ पे 2.5 एक्स है तो यहाँ पे माइनस 2 एक्स बच जाएगा, यहाँ पे e टू पावर माइनस 3 एक्स बच जाएगा, इस तरीके से ये e टू पावर माइनस 4 एक्स बचेगा, आगे ऐसे चलता जाएगा। आगे बात समझ क्लियर है? अरे ठीक है ना, हाँ जी, चलो इतनी बात क्लियर है, मुझे समझ आती है इतनी बात, आगे चले। चलो ये जो टर्म है ना, इस टर्म को मैं कुछ लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ अभी देखते हैं। पहले तो मैं एक काम करता हूँ, एक्स के टी डी बाई डी एक्स, ये लॉग में है, ln में है, ये और ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये और ये, तो लॉग में मल्टीप्लिकेशन में होता है, जैसे अगर ln a डॉट b होता है तो हम क्या करते हैं ln a प्लस ln b, ऐसे कर देते हैं ना, तो इसी तरीके से ln e टू पावर माइनस एक्स बाई टू हो जाएगा प्लस ln ये पूरा बच जाएगा 1 प्लस ई टू पावर माइनस एक्स प्लस ई टू पावर माइनस 2x प्लस ई टू पावर माइनस 3x प्लस ई टू पावर माइनस 4x, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। अब देखिए इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, एक बार मैं टाइम का आइडिया ले लेता हूँ कि टाइम कंप्लीट हो जाए, 1 मिनट बचा है ऑलमोस्ट अपने पास में, तो चलो इसको मैं बता देता हूँ यहाँ वाला स्टेप। देखो अगर ऐसा हो 1 प्लस 1 माइनस ई टू पावर माइनस एक्स टू पावर माइनस 1, इसको अगर मैं ओपन करूं तो क्या आएगा? इसको ओपन करूं तो क्या आएगा? 1 मिनट रुकना। पहली चीज तो 1 प्लस एक्स टू पावर n होता है, इसको ओपन प्रसार करें अगर हम लोग इसका एक्सपेंशन करें तो क्या आता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, इस तरीके से चलता है, ऐसे होता है। अगर इसका एक्सपेंशन करूं, इसका प्रसार करूं मैं इसका, तो इसका प्रसार क्या होगा, इसका एक्सपेंशन क्या होगा देखना, इसमें n की जगह पे तो -1 और x की जगह पे है e टू पावर माइनस एक्स माइनस में, तो देखो ये आएगा 1 प्लस n का वैल्यू है -1, x का वैल्यू है माइनस ई टू पावर माइनस एक्स, फिर है n का मतलब है -1, n -1 तो -1 -2 हो गया, एक्स स्क्वायर x ये है माइनस के साथ में, तो इसका स्क्वायर होगा तो e टू पावर माइनस 2x हो जाएगा अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है। ऑलमोस्ट टाइम कंप्लीट हो गया है, तो ये वाला चीज़ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ओके।